क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी। इसमें ये जो चैप्टर है इसमें अभी एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें कुछ चैप्टर्स हटा दिए, तो ये चैप्टर अभी नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन जब आया, ब्रिटिश शासन जब आया तो उसमें शहरों का क्या हुआ, ये हम देखेंगे इसमें। तो इसमें ये है कि जब दिल्ली शहर का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, तो जो दिल्ली शहर है हम जानते हैं कि वो ऐतिहासिक शहर रहा है 7वीं शताब्दी में, जहाँ उसके आसपास का इलाका वर्तमान दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और फिर जब 11वीं-12वीं शताब्दी में जब तोमरों का शासन आया, तोमर राजवंश का, उसके बाद चौहान राजवंश आया, फिर तुर्क शासन आया और फिर मुग़ल काल से, तो ये हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। अगर भारतीय उपमहाद्वीप के अगर जो नॉर्थ का जो पार्ट है वहाँ पर अगर किसी को नियंत्रण करना था तो उसके लिए दिल्ली हमेशा से सत्ता का एक मुख्य केंद्र रहा है। तो औपनिवेशिक शासन जब आया, ब्रिटिश शासन, तो इसमें किस तरीके परिवर्तन हुए वो सब बताया गया है। एक शहर का एग्जाम्पल के हिसाब से बताया गया है कि भाई दिल्ली शहर के हिसाब से कि वो राजधानी भी था, और फिर ब्रिटिश जब ये शासन आया तो किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह की यहाँ संस्कृति पनप रही थी। तो यहाँ ये बताया है कि देखिए, कोई भी जो शहर होता है वो अगर जैसे मंदिर शहर है, जैसे मदुरई का जो शहर है, या फिर कोई उत्पादन शहर है जैसे ढाका था जहाँ कपड़े का उत्पादन होता था, या कोई सूरत जैसा जो बंदरगाह वाला शहर जो व्यापार के लिए मुख्य केंद्र था, सबका इतिहास अलग अलग मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि कोई जो होगा जो समय के साथ अपनी रेलिवेंस रखता हुआ होगा, कई होगा जो किसी समय बहुत इम्पोर्टेंस रखता होगा, लेकिन समय के साथ साथ वो अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा गया होगा। तो एक तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर्स में एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, मुर्शिदाबाद एक बार बहुत इम्पोर्टेंट रह गया था, वहाँ मलमल होती थी, कपड़े का इस्तेमाल होता था, तो वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि अंग्रेज़ों ने कुछ समय के लिए उसे अपनी राजधानी भी बनाया। लेकिन जैसे ही जब औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ और जब वो फैक्ट्रियों से जब कपड़े सिलकर आने लगे तो वो अपनी महत्वता खो बैठा और वो एक हाशिए पे चला गया। उसी तरीके से अगर 16वीं-17वीं शताब्दी में एक मछलीपट्टनम था, मसूलीपट्टनम भी उसे कहते हैं, वो एक बड़ा बंदरगाह वाला शहर था और बहुत व्यापार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पर जब और उसका जो किला है मसूलीपट्टनम का, वो किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था, ब्रिटिश ने नहीं बनाया था, ब्रिटिश लोगों ने नहीं बनाया था। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों की जीत हुई और ये तय हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप पे उन्हीं का नियंत्रण रहेगा, और जब उन्होंने कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में जब अपनी ये इकाइयाँ स्थापित कर ली, तो जो मछलीपट्टनम जो एक शहर अपने आप में एक ज़माने में जो इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था, अब वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा और अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रही। तो यही सब इसमें बताया गया है कि मदुरई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहर या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से एकदम अलग मिलेगा। फिर यहाँ बता रखा है जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, पश्चिमी विश्व के जो आधुनिक जो शहर हम देखते हैं, वो सब जब ये औद्योगिकरण का जब दौर शुरू हुआ 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआत में, तब ये जो शहर हैं ये सामने आए हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे ब्रिटेन का आप लीड्स देखें या जो मैनचेस्टर शहर देखें, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो नौकरी, मकान व अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। इसलिए ये जो शहर है, ये देखिए शहर, सबसे पहले तो शहर और गांव में क्या अंतर है। देखिए जो गांव जो होता है वो वहाँ पर जो लोग हैं, एक तो क्षेत्रफल में कम होता है शहर से, दूसरी बात वहाँ एक ही तरह का समुदाय रहता होगा, तीसरी बात वहाँ ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में संलग्न होते हैं, यानी कृषि कार्यों या कृषि कार्य से जुड़े हुए कार्य, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया या पशुपालन हो गया या हस्तकला या जो हाथ से करने वाले काम हैं उनमें रहते हैं। जबकि शहर एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से गांव से बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, यहाँ पर अलग अलग हर तरह का लोग रहते हैं और गैर कृषि कार्यों में लोग ज़्यादा रहते हैं बजाय कृषि कार्यों के, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है।
तो जो ये लीड्स और मैनचेस्टर शहर का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, तो जो लीड्स शहर है वो एक उत्तरी इंग्लैंड एक देश है, तो उत्तरी इंग्लैंड का एक पार्ट है यॉर्कशायर, उसके जो 5 उसमें आते हैं इलाके, उसमें एक लीड्स है। तो ये उस टाइम पे फ्लैक्स उद्योग, लोहे की ढलाई, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें, कागज़ का जो छपाई है, प्रिंटिंग मशीन्स, उसके लिए काफ़ी फेमस था। और जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था, ये यहाँ पे इसलिए बताया गया है। लेकिन जब वेस्टर्न वर्ल्ड में हम पश्चिमी यूरोप में देखें या पश्चिमी विश्व जैसे हम कहें, वहाँ पे जैसे औद्योगिकरण के साथ शहर आ रहे थे, पटल पर आ रहे थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा था। भारतीय महाद्वीप में जो शहर हैं वो तेज़ी से नहीं फैल रहे थे 19वीं सदी में जब औद्योगिकरण का दौर हो रहा था। तो इसका क्या कारण था, ये यहाँ बताया गया है। अच्छा, यहाँ यही मछलीपट्टनम का एक दृश्य बताया गया है यहाँ पे, जो मैंने बताया कि 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। और 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा, जब बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पे जब इन लोगों ने अपनी वो फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली, व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कर ली, तो ये इस जो बंदरगाह था मछलीपट्टनम का, वो अपना महत्व खो दिया उसने। फिर यहाँ बता रखा है कि जब 18वीं औपनिवेशिक शासन के तहत 19वीं सदी में जब औद्योगिकरण का दौर पूरे विश्व में हो रहा था, तो भारत में शहर इतनी तेज़ी से विकसित नहीं हो रहे थे। तो उसका रीज़न ये बताया गया है कि देखिए, पहले तो क्या हुआ कि 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता और बम्बई और मद्रास जो है उसको प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में इनका महत्व तेज़ी से बढ़ रहा था। प्रेसिडेंसी शहर ये है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको ब्रिटिश लोगों ने शासन के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया था कि भाई जो पश्चिमी वाला है वहाँ कलकत्ता में, इधर आप नॉर्थ फ्रंटियर में देखें तो इधर बम्बई ले लिया इन्होंने, और इधर साउथ में मद्रास। यहाँ 3 जगह इन्होंने शासन की सुविधा के हिसाब से 3 प्रेसिडेंसी इलाकों में बांट दिया गया। और ये इसलिए बांटा था क्योंकि इन्होंने कलकत्ता में, मद्रास में और सूरत में व्यापारिक चौकियां स्थापित कर दी। तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने, बाकी तो मद्रास और बंगाल के लिए कलकत्ता में था, और बम्बई में इन्होंने प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उनको कर दिया। तो जब मछलीपट्टनम जैसा जो शहर है, जो एक तरफ महत्व रखता था, लेकिन धीरे धीरे अपना वो खो बैठा, लोग वहाँ से पलायन करने लग गए, उसका वो जो हट गया, मतलब जनसंख्या के हिसाब से कम होने लग गया, रोज़गार कम होने लग गया। तो जो ये स्थिति होती है, ये कहलाती है विशहरीकरण, यानी डी अर्बनाइजेशन, काउंटर अर्बनाइजेशन। यानी एक तो शहरीकरण होता है कि भाई जनसंख्या की आबादी बढ़ रही है, उसका अपोजिट होता है विशहरीकरण, यानी वो अब एक शहर हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक के हर तरह का व्यापार होता था जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में भिन्न भिन्न वो जो लोग आते थे, अलग अलग व्यवसायों के, अलग अलग हस्तकलाओं के। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं रहा, लोग वहाँ से पलायन करने लग गए। तो ये जो स्थिति है विशहरीकरण है, इसे हम ये मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे 19वीं सदी में ये जो शहर थे, जो मध्यकाल में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते थे, लेकिन 19वीं सदी में इन जो शहर है, इन तीनों का विशहरीकरण हुआ। और 20वीं जो रहते थे, इसका ये मत आज 19-20वीं सदी की शुरुआत तक लोगों का जो प्रकार था वो ग्रामीण संस्कृति का था, यानी बहुत ज़्यादा लोग कृषि कार्यों में ही संलग्न थे, उससे जो इर्द गिर्द जो जुड़ी गतिविधियाँ है उसमें ही संलग्न थे। सिर्फ 11% लोग ही शहरों में रहा करते थे, ये यहाँ बताया हुआ है। फिर जब ये जो ऐतिहासिक शहर जो दिल्ली रहा है, अब दिल्ली के बारे में हम बात करें तो जब 1912 में जब इसे ब्रिटिश भारतीय राजधानी बनाया, पहले कलकत्ता था, 1912 में जब दरबार का आयोजन किया गया 1911-12 में, तब इसको वो राजधानी बनाया गया। तब उसमें क्या परिवर्तन आया और कैसे इसने वापस अपनी महत्वता हासिल करी, ये हम सब जानेंगे। अच्छा, दोबारा महत्वता हासिल इसलिए करी क्योंकि मुगल, अगर हम देखें, मुगल एम्पायर था भारत में, वो अपना महत्व खोता जा रहा था। उधर मराठा दबा रहे थे, उधर ही ब्रिटिश लोग आ रहे थे, तो दिल्ली की भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई थी। लेकिन जब ब्रिटिश भारत की इसको राजधानी बनाया गया 1912 में, तब ये दिल्ली वापस से एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा। तो अब यहाँ एक हेडिंग है कि नई दिल्ली से पहले कितनी दिल्लियाँ थी। तो अच्छा, यहाँ पे ये एक चित्र भी दे रखा है कि जो 18वीं सदी में जब बम्बई है, वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करा, तब बम्बई शहर फैलने लगा था। ये शहरों का बता रखा है कि शहर किस तरीके से
आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। तो ये बता रखा है कि ये 18वीं सदी में बम्बई का विकास हुआ था। यहाँ पे ये एक हेडिंग है कि नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, कि जो दिल्ली है वो क्या था, मतलब कितनी दिल्लियाँ थी, ये बता रखा है यहाँ पे। तो दिल्ली 1000 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। मैंने जैसे बताया, अलग अलग तोमर वंश रहे हैं, या फिर आप कहें चौहान आए, उसके बाद में तुर्क आए, खिलजी आए, सैयद वंश आया, फिर मुग़ल आए। तो इन सब का एक दिल्ली बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो यमुना नदी के बाएं किनारे पे लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गई थी। और मतलब अलग अलग शहर या दिल्ली के आसपास बसाए जा रहे थे। हमने 7th क्लास या NCERT में पढ़ा है, जैसे सिरी, जहाँपना, शाहजहानाबाद, फिरोजाबाद, ये जो इलाके हैं ये दिल्ली के आसपास बसाए गए थे। अलग अलग शासक थे, वो अलग अलग अपनी राजधानियाँ बसा रहे थे। दहली कुना, जो ये जो तुर्क शासक थे, जो तो इनके द्वारा जो सबसे पहला जो शहर बसाया गया था दिल्ली के आसपास का, वो दहली कुना था। ये अलग अलग बसाए गए थे। 14 राजधानियाँ जैसे यहाँ बता रखा है। फिर 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बसाए गए ये राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। हालांकि इससे पहले भी, जैसे मैं बताऊँ, 7वीं शताब्दी में इंद्रप्रस्थ नाम का भी शहर हुआ करता था इसके आसपास का, उससे भी पहले था। लेकिन अभी हम 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ये जो कुछ शहर हैं मैंने बताया, जैसे दहली कुना, सिरी, जहांपनाबाद फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पे हम शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ेंगे। जो शाहजहानाबाद एक था, मतलब पुरानी दिल्ली का, आप अभी वर्तमान की पुरानी दिल्ली के आसपास का एरिया आप मान सकते हैं। तो शाहजहां द्वारा 1639 ईस्वी में इसकी स्थापना, इस शहर की स्टार्ट की गई। और राजधानी के भीतर एक किला महल था और बगल में सटावा शहर था। यहाँ अगर आप ये एक चित्र देखें तो ये देखिए, इसके चारों तरफ एक ये बाईं ओर ये लाल किला है और दीवारें बनी हुई हैं। बीच में चांदनी चौक का एक रास्ता जा रहा है और जामा मस्जिद भी यहाँ पर है। और ये एक नाव जा रही है। तो ये दरिया, मतलब यमुना नदी के किनारे पे लाल किला है। तो अब यमुना नदी का ये पहले बहाव क्षेत्र था, अभी रास्ता थोड़ा अलग हट गया है और ये नाव जा रही है। ये दरियागंज वाला इलाका है। दरियागंज यानी दरिया और गंज मतलब बाजार। तो ये दरियागंज वाला इलाका है। बीचों बीच का रास्ता चांदनी चौक का है। तो यहाँ ये शाहजहानाबाद की विशेषताएं बता रखी हैं कि किस तरह का शहर था। तो जैसे मैंने बताया, 1639 में शाहजहां द्वारा इसकी स्थापना प्रारंभ की गई थी। राजधानी के भीतर एक किला महल था और बगल में सटावा एक शहर था। और इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। अगर आप देखें तो इस चित्र के सबसे ऊपर ही 14 दरवाजों वाला एक पुराना शहर था। राजधानी के मध्य में चांदनी चौक की चौड़ी सड़कें थी और चांदनी चौक व फैज़ बाजार की मुख्य सड़कें थी चौड़ी थी कि जो शाही लवाजमा है वो आसानी से गुजर सके। शाही लवाजमा यानी हाथी और बग्गियाँ और इस तरह का। तो उन सड़कों को इतना चौड़ा बनाया जाता था। चांदनी चौक के बीच बीच में नहरें होती थी और घने मोहल्ले होते थे। दर्जन बाजारों से घिरी शहर की तत्कालीन समय में सबसे ऊंची जामा मस्जिद थी। आज जामा मस्जिद की चारों ओर खुला है, लेकिन उस वक्त घने मोहल्ले थे, मतलब कंजेस्टेड बसे हुए, और दर्जनों बाजार थे उसके चारों ओर। और ये मीनारों और पूरे गुंबदों वाली भारत की पहली मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का ये मतलब होता है, या मस्जिद जामी हमने पहले पढ़ रखा है, कि जहाँ पर एक सार्वजनिक रूप से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नमाज अदा करते हैं, तो वो जामा मस्जिद कहलाती है। तो उस शाहजहानाबाद वाले इलाके में जो एक शहर था शाहजहां ने बसाया, राजधानी बसाई, उसमें जामा मस्जिद थी जो उस समय की सबसे ऊंचा, उसकी इमारत सबसे ऊंची हुआ करती थी। और शाहजहां के समय जो ये जो इलाका था, राजधानी थी शाहजहानाबाद, सूफी संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। तो इस समय जो दिल्ली कहें अपन, जो शाहजहानाबाद का जो इलाका था, वहाँ खानकाह होते थे। खानकाह जो है वो सूफी लोग, जो सूफी संत थे, वो रहा भी करते थे और वहाँ पे आध्यात्मिक चर्चाएं भी करते थे। उस स्थान को खानकाह कहते हैं। ईदगाह होता है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो अपने फेस्टिवल्स हैं वो सार्वजनिक रूप से जो सेलिब्रेट करते हैं, वो ईदगाह होता है। दरगाह होती थी, कोई किसी सूफी संत की जो कब्र होती थी वो बाद में ऐतिहासिक रूप कर लेती थी और लोग मतलब पवित्र मानी जाती थी, तो वो जगह फिर दरगाह कहलाने लग जाती है। तो वहाँ दरगाहें हुआ करती थी। तो शाहजहां के समय सूफी संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। बड़े बड़े चौराहे हुआ करते थे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ होती थी, खामोश कुलदसेक होते थे वे जलधाराओं की उपस्थिति। कुलदसेक का मतलब है कि एक एक गली जो आगे जाके बंद हो जाए, इस तरह की गलियाँ भी वहाँ पर उस शहर में हुआ करती थी। तो इसीलिए जो 18वीं सदी के ये शाहजहानाबाद का एक विशेषताएं हैं, इस तरह का वो एक शहर हुआ करता था। तो एक मीर तकी मीर हैं, 18वीं सदी के प्रसिद्ध दो शायर हैं, तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं।
यानी वो इतनी चौड़ी हुआ करती थी, अपनी विशेषताएं ली हुई थी उसके उसमें कहा गया है। और जो लेकिन ये जो शाहजहानाबाद या जो उस वक्त जो दिल्ली है, इस पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, ये जो ऐशो आराम या जो इस तरह का हमने जो विशेषताएं पढ़ी हैं, ये सबके लिए नहीं था। लोग बहुत बेहद गरीब भी थे, अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी खाई थी, और सार्वजनिक तौर पे पुरुषों की उपस्थिति की प्रधानता थी, महिलाओं को इतना स्थान नहीं था। और त्योहार जलसे पर जो विभिन्न संप्रदायों के बीच में टकराव भी कभी कभी हो जाया करते थे। और फिर यहाँ एक जामा मस्जिद के बारे में है, जैसे बता रखा है कि मीनारों और पूरे गुंबदों वाली भारत की पहली मस्जिद है। तो देखिए जामा मस्जिद के बारे में अगर आप 7th क्लास के NCERT में हमने पढ़ रखा है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में ये बनाई गई थी। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, और जो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो सबसे पहले जो शहर बसाया गया था दहली कुना, उसमें जामा मस्जिद थी। बाद में खैर शाहजहाँ आए तो शाहजहानाबाद वाले इलाके में भी ये थी, लेकिन सबसे पहले जो दहली कुना शहर बसाया गया था उसमें जामा मस्जिद थी। तो इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, और जो उसके चारों ओर जो मीनार बनाई गई हैं, इन मीनारों का निर्माण 3 सुल्तानों ने करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने करा। ये है जो उस वक्त जो दिल्ली थी उसमें निज़ामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह भी हुआ करती थी। और 1739 ईस्वी में इसी दिल्ली को नादिर शाह द्वारा लूटा गया। फिर अब यहाँ आता है नई दिल्ली का निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण था नई दिल्ली के निर्माण का। यहाँ इसका बैकग्राउंड यहाँ बता रखा है कि जब 1803 में जब मुगल जब कमज़ोर पड़ गया, तब मराठाओं का कंट्रोल था दिल्ली पे, वो लूटपाट करते थे। फिर जब 1803 में जब अंग्रेज़ों ने मराठाओं को हरा दिया और दिल्ली पे नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन क्या था कि अभी भी जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तो दिल्ली का इतना था कि उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, बाकी इतना उनका ध्यान नहीं था। तो इसलिए जो वहाँ के जो आप कह सकें कि जो राजा जो थे, बादशाह थे मुगल, उन मुगल बादशाह को उन्हें और उनके परिवार को लाल किले जो उनका निवास स्थल था वहाँ रहने की अनुमति थी, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश यहाँ आए नहीं थे दिल्ली में मतलब मेरा कहने का मतलब है कि राजधानी उन्होंने नहीं बनाई थी। फिर इसलिए वर्तमान के अब आधुनिक शहर दिल्ली का निर्माण 1911 ईस्वी में तब हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारतीय राजधानी बना। उसके बाद में दिल्ली को उन्होंने अपने पूरे कब्जे में ले लिया। किस तरह लिया, ये यहाँ पे है कि एक अतीत का ध्वंस, कि भाई जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना तो किस तरह एक अतीत का ध्वंस हुआ और क्या नए प्रकार के परिवर्तन आए, वो सब यहाँ बताया गया है। कि 1857 से पहले जो दिल्ली के हालात हैं वो दूसरे औपनिवेशिक शहरों जैसे मद्रास, बम्बई व कलकत्ता से अलग थे। कैसे अलग थे? देखिए जो अन्य जो औपनिवेशिक शहर थे वहाँ पे जो भारतीय थे वो तो ब्लैक टाउन्स में रहते थे, हमने पहले पढ़ रखा है, जो काले इलाके मतलब जो भारतीयों के रहने के लिए थे, जो देसी लोगों के लिए रहने के लिए थे। और जो अंग्रेज है वो सुसज्जित सुविधापूर्ण गोरे इलाकों में रहते थे, यानी जो शहर थे वो ब्लैक टाउन्स और या फिर वाइट टाउन्स में विभक्त थे। अंग्रेज वाइट टाउन्स में रहते थे और जो देसी हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो ब्लैक टाउन्स में रहा करते थे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। ये एक आप मतलब विशेषता थी कि दिल्ली में ऐसा नहीं था। दिल्ली विशेषता 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक, मतलब शुरुआत तक लोग दिल्ली के जो अंग्रेज हैं वो भी जो पुराना शहर था उसके भीतर जो रईस जो भारतीय थे उनके साथ रहा करते थे और उर्दू, फारसी, संस्कृति, शायरियों का मजा लेते थे। स्थानीय जो त्यौहार थे उनमें हिस्सेदारी लिया करते थे। और इसीलिए जब 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना भी की गई, जो पहले एक मदरसा हुआ था उसको बाद में दिल्ली कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। और विज्ञान में मानव शास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें इस दिल्ली कॉलेज का बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है। और उर्दू भाषा का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता था इसमें। और 1830 से 1857 की जो अवधि है उसे कुछ लोग इसे दिल्ली का पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, जो सब परिवर्तन आए। लेकिन 1857 में सब बदल गया। कैसे बदला? जब दिल्ली 1857 का जब आंदोलन हुआ स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए, तो दिल्ली भी एक तरह का केंद्र रहा। जैसे मेरठ रहा था, लखनऊ रहा था, तो दिल्ली भी बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। जब विद्रोही, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जब विद्रोही सैनिक जब आ गए दिल्ली में और उन्होंने मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें मजबूर करा कि आप हमारे नेता बने, आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें, तो उसके बाद में काफ़ी कुछ बदल गया। कैसे बदला कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उन्हें
आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु जबरन मजबूर किया गया। तो लगभग 4 माह तक दिल्ली 1857 की विद्रोह का स्थान रही। जो विद्रोह करने वाले जो विद्रोही थे उनके नियंत्रण में रही। और फिर जब अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया तो वे प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त थे। तो उन्होंने वो दिल्ली को ध्वस्त करते गए, उन्होंने लोगों पर काफ़ी जुल्म सितम किया। और बहादुर शाह जफर जो थे मुगल बादशाह, उन्हें रंगून बर्मा यानी वर्तमान की म्यांमार भेज दिया गया और महल बागान वो उन्होंने नष्ट कर दिए। सैनिकों के लिए वहाँ पे बैरकें बना दी, मस्जिदों को उन्होंने चेंज कर दिया। वो दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। वो कि भाई ये जो आप जिस इस राजवंश को जो प्रतीक मानते हो आपकी भाई पूरे भारत पर ही शासन करेगा, हम उसको ही हटा देंगे। तो इसके लिए उन्होंने किले के जो आसपास के जो इलाके थे वहाँ साफ कर दिए, बाग मैदाने व मस्जिदें नष्ट कर दी, मंदिरों को नष्ट नहीं करा। इसका कारण देखिए ये था कहीं ना कहीं कि ब्रिटिश लोगों को ऐसे लगता था कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो मुस्लिम समुदाय द्वारा मतलब इनिशिएट किया गया था। वो इन मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसका कारण मानते थे। तो इसके लिए इन्होंने ये करा। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था कि ये अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि हिंदू और जो ये मुस्लिम समुदाय है, अगर इनमें एकता रहेगी तो हम इन पर कभी भी शासन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में शत्रुता की भावना डालने के लिए भी इन्होंने ये कार्य कूटनीति इन्होंने अपनाई। और इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने भाई कि ये मस्जिदों में नमाज के बहाने एकत्रित ना हो जाए, कोई वापस से कोई योजना ना बना ले ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया या अन्य कामों में उपयोग में लिया जाने लगा। और जैसे जीनत अल मस्जिद है उसको बेकरी में परिवर्तित कर दिया। जो जामा मस्जिद थी उसमें 5 साल तक किसी को भी नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। और शहर के जो है ना 1/3 हिस्से को नष्ट कर दिया गया। जो नहरें जो हुआ करती थी जिनसे घरों में जलापूर्ति होती थी, ताज़ा पानी आता था, उनको पाट के समतल कर दिया गया। और रेलवे की स्थापना के लिए तथा शहर की चारदीवारी शहर जो था वो अब आबादी बढ़ रही थी तो उसको चारदीवारी के बाहर फैलाने हेतु 1870 के दशक में जो शाहजहानाबाद की जो पश्चिम की जो दीवारें थी उन्हें तोड़ दिया गया। ये आप देखें, यहाँ देखिए ये जो फोटो है इसमें ये दीवारें दिख रही हैं। ये अगर आप देखें ये ऊपर की तरफ, लेकिन जब ये बाद में 1870 के दशक में ये दीवारें तोड़ दी गई, शहर को इससे आगे भी बसा दिया गया। एक और परिवर्तन आया कि अब जब अंग्रेज है वो पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे बल्कि वे उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइंस वाले इलाके में रहते थे। और जो विज्ञान व मानव शास्त्र के अध्ययन हेतु जो दिल्ली कॉलेज जो प्रसिद्ध था वो वापस उसे एक पुनः विद्यालय में तब्दील कर दिया गया। और 1877 ईस्वी में तो इसे बंद ही कर दिया गया। ये अंग्रेजों ने ये वो कर रहे थे, प्रतिशोध की भावना से वो ग्रस्त थे। ये देखिए आप ये फोटो ऊपर वाली फोटो देखें तो आप ये देखें जामा मस्जिद के चारों ओर कितने मोहल्ले बसे हुए हैं, कितनी बसावट है। आप वहीं दूसरी फोटो देखें तो इस इलाके को एकदम साफ कर दिया गया। मतलब जो रहवासी थे, रेजिडेंशियल इलाके थे, वो वहाँ से हटा दिए गए उस इलाकों को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश लोगों द्वारा 1857 के विद्रोह के पश्चात। फिर ये एक नई राजधानी की योजना ये क्यों बनाई? तो देखिए अंग्रेज दिल्ली के सांकेतिक महत्व जो था उन्हें उससे वो भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि 1857 की बगावत के बाद मुगल बादशाह व 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र दिल्ली को अंग्रेजों द्वारा जो मुख्य केंद्र था दिल्ली, उसमें अंग्रेजों द्वारा कई आयोजन किए गए, जिनमें से 2 बार दरबार का आयोजन भी शामिल था। तो उसमें जैसे पहला था 1877 में वायसराय लिटन थे, उनके द्वारा दरबार आयोजित किया गया। तो उसमें जो रानी विक्टोरिया थी 1857 के विद्रोह के बाद 1877 ईस्वी में तो ऑफिशियली रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी तक ब्रिटिश भारतीय राजधानी दिल्ली के बजाय कलकत्ता ही था, परंतु 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज यह समझ चुके थे कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी है, वे उन्हें अपना मुखिया मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कि नहीं, आपकी महारानी रानी विक्टोरिया हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली में उन्हें कलकत्ता में करना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ को भारतीयों के नैतिक उस पर चोट करने हेतु उन्होंने दिल्ली पर आयोजन करा। फिर 1911 में इन्होंने जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, उसके उपलक्ष्य में दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया और इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली बनी। अब कलकत्ता के स्थान पे दिल्ली को बना दिया गया ब्रिटिश भारत की राजधानी। तो नई दिल्ली का जो निर्माण हुआ उसमें 20 साल लगे और तत्कालीन जो शहर था उसके दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में इस नई दिल्ली को बसाया गया। वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे।
ये था। इस नई दिल्ली की क्या विशेषताएं थी, ये हम अगर देखें तो देखिए, नई दिल्ली स्थित जो सरकारी परिसर था उसमें 2 मील का चौड़ा रास्ता होता था। वायसराय का जो महल अभी वर्तमान राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, तो वो जो तत्कालीन वायसराय का महल था उस तक जो जाने वाला जो किंग्सवे होता था, यानी अभी राजपथ जिसे हम कहते हैं, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें होती थी, यानी सरकारी इमारतें थीं। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखलाई देती थी। लेकिन मुख्य रूप से क्लासिकी यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर आधारित डिज़ाइनें थी। मतलब यूनान जो है, रोम वाला, वो डिज़ाइंस भी यहाँ ली गई। और जैसे कि वायसराय पैलेस का जो केंद्रीय गुंबद है वो सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित है। वहीं जो लाल बुरबुरे पत्थर है और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी। परंतु नई इमारतों में अब ये जो ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी मतलब देना चाहते थे कि ब्रिटिश प्रभुत्व है, ब्रिटिशों का नियंत्रण है, तो इसके लिए इन्होंने वायसराय का जो महल है वो शाहजहाँ की जामा मस्जिद से भी ऊंचा बनाया गया। यानी उस समय जामा मस्जिद का स्थान सबसे ऊंचा होता था, लेकिन अब इन्होंने वायसराय का महल उससे भी ऊंचा बनाया। तो ये किस प्रकार किया जा सकता था कि भाई ये नई दिल्ली का जो निर्माण है क्यों बनाया, क्या इन्होंने किया। तो देखो, अंग्रेजों की योजना एक ऐसे शहर के निर्माण की थी जो शाहजहानाबाद का जो शहर जो पहले से बसा हुआ था उससे बिल्कुल अलग हो। चौड़ी सीधी सड़कें हों, विशाल परिसरों के बीच में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, जो यूरोपियन जो वो कल्चर उसी के हिसाब से। नया शहर जो स्वच्छ और स्वस्थ हो, पुरानी शहर को थोड़ा वो गंदा मानते थे, अनहाइजेनिक मानते थे। बेहतर जल आपूर्ति हो, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था हो, नया शहर हरा भरा हो, खूब सारे पेड़ हों, बड़े बड़े पार्क लगाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। और दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने जो एक कारण भी बताया है कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। मतलब कि लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन बना रहे, ऐसा ये लोग कहते थे। और वास्तुकार जो हर्बर्ट बेकर था उसने ये कहा कि नई दिल्ली अच्छे शासन और एकजुटता का प्रतीक है, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। यानी भारतीय इतिहास में इससे पहले कभी कोई एकता ही नहीं रही है, केवल ब्रिटिश जब औपनिवेशिक शासन आया है तभी भारत में एकजुटता रही है। ये कि उनका एक अपने ओपिनियन था उनका। खैर, अब विभाजन के समय किस तरह का जीवन हुआ, दिल्ली में किस तरह का परिवर्तन आया, देखिए तो ये है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। यानी पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आए और भारत से भी काफ़ी लोग वहाँ पर पलायन करके गए, तो इससे दिल्ली में भी आबादी बढ़ी, रोजगार का प्रकार बदल गए और शहर की संस्कृति बदल गई। देखिए, जहाँ पर पहले दिल्ली पर जो मुगल कालीन जो संस्कृति है उसका प्रभाव था, अब वहाँ की संस्कृति एकदम बदल गई थी। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात कुछ ही दिनों बाद जब दंगे शुरू हो गए और दिल्ली में हजारों लोग मारे गए। दिल्ली से तो जो पाकिस्तान मुसलमान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से वहाँ से पंजाब सभी तरह के लोग आ रहे थे, लेकिन जो पंजाब का जो इलाका था वहाँ से आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और शाहजहानाबाद के जो मकान थे, जो हवेलियाँ थी, उन पर शरणार्थियों का कब्जा हो गया। दिल्ली के लगभग 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, जिससे 44,000 मकान खाली हो गए। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई। बेसिकली पंजाब से आए हुए लोग थे ज़्यादातर। लाजपत नगर, तिलक नगर जैसी बस्तियां अस्तित्व में आई थी। जो लोग गए और जो लोग आए उनका कार्यकुशल काम धंधे एकदम अलग थे। और पाकिस्तान जो जाने वाले जो लोग थे वो बेसिकली कारीगर हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे। लेकिन जो अब वहाँ से जो लोग आए पंजाब प्रांत के, वो ग्रामीण भूस्वामी यानी जमींदार थे, वकील थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे। तो अब नए तरह के व्यवसाय अपनाए गए, जैसे फेरी वाले, पटरी वाले, बढ़ई, लुहार। ये है पंजाब से जो आए जो लोग थे, उन्होंने दिल्ली का जो सामाजिक परिवेश है पूरी तरीके से बदल दिया। भोजन, पहनावा, कला, संस्कृति सब में बदलाव आया। जहाँ कहने का ये मतलब है, जैसे पहले जो मुस्लिम समुदाय था उनकी जो संस्कृति है, जो उर्दू पर बेस्ड जो संस्कृति है, उस तरह का जो खान पान है वो जो थी, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब वो पंजाबी संस्कृति में चेंज हो गई थी, क्योंकि पंजाब से आए हुए लोगों का वो जो तादाद थी वो ज़्यादा थी और मुस्लिम समुदाय जैसे बताया गया कि 2/3 लोग पलायन कर गए थे। तो ये एक संस्कृति ही पूरी तरीके से चेंज हो गई। जो लोग आएंगे वो अपनी संस्कृति का अब मानेंगे। फिर अब पुराने शहर के भीतर, भाई पुराना शहर जो था वो शाहजहानाबाद में क्या हो रहा था, तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि इन सब के बीच में पुराने शहर शाहजहानाबाद का क्या हुआ। तो देखिए, अतीत में जो नहरों से जो
घरों में जो ताज़ा पानी आता था, तो ये जो जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था थी इसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। 1947 में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जब ब्रिटिश जब ये उन्होंने औपनिवेशिक शासन आया तो उस दौरान शाहजहानाबाद का क्या हो रहा था वो हम देख रहे हैं। तो जो ये जो नहर से जो पानी आ रहा था, मुगल काल की जो व्यवस्था थी मुगल कालीन, उस व्यवस्था को नज़रअंदाज किया गया। जो कुओं बावड़ी की जो व्यवस्था थी वो ध्यान नहीं देने से अस्त व्यस्त हो गई। शहर की आबादी लगातार बढ़ी जा रही थी। घरेलू कचरे की जो निकासी वाली धाराएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही थी। टूटी फूटी नहरें बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम थी। और 19वीं सदी के आखिर में जो शाहजहानी जो नलियाँ थीं उस समय की, उनको बंद कर दिया गया और खुली नालियों की व्यवस्था को अपनाया गया। तो लेकिन ये व्यवस्था भी कारगर नहीं हो पाई। और जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी जो थी उस वक्त, वो एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। जो पुरानी दिल्ली है उस इलाके पर पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी, लेकिन वो जो नई दिल्ली का जो निर्माण कर रहे थे अंग्रेजों के लिए, उस पर वो उनकी निकासी व्यवस्था, उसको स्वच्छ रखने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करना चाह रहे थे, लाखों खर्च रुपए वो कर रही थी। फिर यहाँ पे जो मुगलकालीन जो हवेलियाँ थी मध्यकालीन, जहाँ पे लोग रहा करते थे, उनका पतन किस तरीके से हुआ वहाँ बता रखा है। तो देखिए यहाँ बता रखा है कि जो 17वीं 18वीं सदी में जो मुगलकालीन जो लोग हैं वो भव्य हवेलियों में रहा करते थे। और ये हवेलियाँ किस तरह की बनी होती थी, क्या विशेषताएं थी, वो देखते हैं। ये जो है चार दीवारी से घिरे ढलान और झरनों वाली भव्य इमारतें हुआ करती थी। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे और एक खूबसूरत फाटक हुआ करता था। उससे आप अंदर जाएं तो खुला अहाता, एक खुली जगह आती थी और इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने हुए होते थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ पुरुष कर सकते थे। फिर भीतरी ढलान व कमरे महिलाओं के लिए होते थे। फर्नीचर बहुत कम हुआ करता था। तो लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तब जैसे बताया कि बहुत सारे मुगल जो लोग हैं वो इन भव्य हवेलियों को संभालने की स्थिति में नहीं थे। जो मुगल जो रईस वर्ग था वो अब इतना रईस रहा नहीं, पैसा वैसा का आमदनी इतनी थी नहीं, तो इन हवेलियों को संभालने की स्थिति में नहीं रहे। तो इससे हवेलियों को बांटा जाने लगा, उनके हिस्से बेचे जाने लगे। जो सड़क पर जो हिस्से खुलते थे वहाँ दुकानें गोदाम बना लिए गए। और जो कुछ हवेलियों पे जो नए उभरते हुए जो व्यवसायी वर्ग, जो नए नए अमीर बन रहे थे, वो इनको खरीदते जा रहे थे। कुछ हवेलियाँ उपयोग में नहीं आने से बेकार होती हुई जा रही थी। ये है। फिर यहाँ औपनिवेशिक बंगले बनाए गए। इन हवेलियों से एक औपनिवेशिक बंगले बनाए जा रहे थे ब्रिटिश लोगों के लिए, या फिर जो उस समय जो ब्रिटिश रंग में जो भारतीय जो थे वेस्टर्न उसमें पढ़कर आए हुए जो रईस थे भारतीय, वो अब नए तरह के औपनिवेशिक बंगले बना रहे थे। वो इन हवेलियों से किस प्रकार भिन्न थे वो देखिए। एक तो सबसे पहली बात ये एकल परिवारों के लिए थे, जहाँ हवेलियों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार निवास करते थे। ये जो औपनिवेशिक बंगले थे ये एकल परिवारों के लिए होते थे। एक मंजिला की ढलवा छत होती थी, 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पे बनते थे। हवेलियों की तरह कंजस्टेड जगहों पे नहीं थे। रहने खाने व सोने के कमरे अलग अलग हुआ करते थे, ये भी एक डिफरेंस था। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा हुआ करता था। रसोईघर, अस्तबल और जो नौकरों, जो हाउस हेल्पर्स के लिए जो कमरे होते थे वो मुख्य मकान से अलग हुआ करते थे। ये एक बेसिक डिफरेंस आया हवेलियों और जो औपनिवेशिक बंगले थे। ये है। फिर नगर पालिका योजना बनाती है। देखिए यहाँ एक औपनिवेशिक बंगले का चित्र बता रखा है। तो यहाँ पे ये बरामदा बता रखा है कि बड़ा बड़ा सा बरामदा हुआ करता था। तो 1931 का जो सेंसस है, जो जनगणना है, वहाँ से हमें देखते हैं जो पुरानी दिल्ली है उस पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कि प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। वहीं जो नई दिल्ली जो ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए बसाई थी उसमें प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। तो आप इसे देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब थी पुरानी दिल्ली की। तो पुरानी शहर की स्थिति बढ़ से बदतर होती जा रही थी। इसके बावजूद वहाँ जनसंख्या दबाव बढ़ रहा था। तो पुराने दिल्ली के निवासियों हेतु रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में एक लाहौर गेट सुधार योजना भी तैयार की थी। तो इसके तहत क्या किया जाना था कि भाई यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ धकेला जाना था कि उस तरफ उनकी बसावट की जानी थी। चौराहे के चारों तरफ दुकानों की योजना बनाई गई और सड़कों की जाल वाली संरचना होगी। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार, स्वरूप एक समान होगा। मोहल्ले के निर्माण हेतु जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांटा जाना होगा। तो ये जो नया स्थान, इसको क्लार्कगंज नाम भी दिया गया। लेकिन ये योजना ढंग से कभी एग्जीक्यूट नहीं की गई। तो और 1912 में जो नए स्थान थे इन पर भी जो जलापूर्ति व निकासी की व्यवस्था बेहद खराब हो गई। और इसी बीच 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया। तो अब जो भारतीय जो रईस थे उनके लिए जो दरियागंज दक्षिण वाले जो इलाके हैं वो वहाँ बनाए गए, यानी जो जिसे हम साउथ दिल्ली कहते हैं आज। और वहाँ एक बेसिक डिफरेंस आया कि एक निजता की एक नई सोच आई। अब मकानों के भीतर विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए। ये सब एक ये अंतर आया बेसिक।
फिर यहाँ अन्यत्र में बता रखा है कि दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर किस तरीके से इन्होंने वर्तमान का जो राष्ट्रपति भवन है, जो वायसराय महल है, उसकी जो इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, जो जिस तरह की वास्तुकला का इन्होंने यूज़ करा है हर्बर्ट बेकर ने, तो उसके बारे में बता रखा है कि 1890 के दशक में ये साउथ अफ्रीका पहुंचे थे और वहाँ पर की जो उन्होंने प्रिटोरिया शहर में, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया शहर की जो यूनियन बिल्डिंग का निर्माण है उसकी वास्तुकला और यहाँ का जो इन्होंने सचिवालय भवन की जो योजना है और प्रिटोरिया शहर की जो यूनियन बिल्डिंग की जो योजना है, राष्ट्रपति भवन की नहीं, सचिवालय भवन की योजना और दक्षिण अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग की, वो लगभग इन्होंने एक समान सी ली है। उसमें प्रभुत्व किसका है, मतलब किससे ये इंस्पायर थे, ये जो प्राचीन जो रोम का जो क्लासिक जो यूनान था उसकी वास्तुकला से ये इंस्पायर होकर ये बिल्डिंग बनाई गई है और इन्हें दोनों को ही शहर से काफ़ी ऊंचे स्थान पर बनाया गया है। यानी जो ब्रिटिश जो लोग हैं उनका जो शासन है वो सर्वोच्च, जो उनकी सत्ता है वो सबसे ऊपर है, इसके पीछे उनकी ये सोच थी कि भाई उनका शासन सर्वोपरि है, ये इनके पीछे की सोच है। ठीक है, थैंक यू।